हेलो, नमस्कार। मैं आप सबको BNS 184 का क्वेश्चन नंबर सेकंड महामारी विज्ञान के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन भी कह सकते हैं महामारी विज्ञान के अवलोकन संबंधी अध्ययन पर प्रकाश डालिए, या हम तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं महामारी विज्ञान के प्रायोगिक अध्ययन की व्याख्या कीजिए। देखो, क्वेश्चन तो ये 3 हैं, लेकिन क्या है, इनका आंसर एक ही है। ये क्या पूछ रहे हैं, महामारी विज्ञान के प्रकार क्या होते हैं, या फिर प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। देखो, अवलोकन संबंधी अध्ययन, दूसरा होता है प्रायोगिक अध्ययन। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, प्रायोगिक अध्ययन के बारे में पूछा गया है कि महामारी विज्ञान के प्रायोगिक अध्ययन की व्याख्या कीजिए। तो देखो, आज हम आपको महामारी विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में, कि महामारी विज्ञान के प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो महामारी विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अवलोकन संबंधी अध्ययन और दूसरा होता है प्रायोगिक अध्ययन। तो अवलोकन संबंधी अध्ययन में क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। अवलोकन संबंधी भी अध्ययन जो होता है वो 2 प्रकार का, एक होता है वर्णनात्मक अध्ययन और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो देखो, हम यहाँ पे क्या है, वर्णनात्मक अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो वर्णनात्मक अध्ययन क्या होता है, उसमें भी 2 प्रकार आ जाते हैं। क्या है, केस रिपोर्ट, और दूसरा आ जाता है केस सीरीज, जिसको प्रकरण श्रृंखला भी बोलते हैं। ठीक है। केस रिपोर्ट जब होता है कि कोई भी बीमारी जब बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाती है, तो उसमें कई सारे व्यक्ति में उसी चीज़ के, जब एक डॉक्टर के पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो क्या है, उसी बीमारी से रिलेटेड जो है सारे व्यक्ति वहाँ पे जाते हैं, तो वो डॉक्टर भी सोचता है कि क्या है, ये सारे लक्षण जो हैं सेम है और सभी व्यक्तियों में है, और यही सारे क्या है, लक्षण है। उनमें जो विशेषताएं हैं रोगों की, उनको जो एकदम स्टडी करते हैं, उनको जो समझते हैं, उनको क्या है, उसी को केस रिपोर्ट बोलते हैं। कि बीमारी की जानकारी निकालना, उनको जांचना ही क्या है, केस रिपोर्ट होता है। दूसरा होता है केस सीरीज। तो केस सीरीज का क्या मतलब होता है, केस सीरीज ऐसे होती है कि जब बीमारी पता चल गई है, केस रिपोर्ट में तो हमने बीमारी के बारे में पता किया कि ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो हमें क्या है, वो केस रिपोर्ट बन गया। अब केस सीरीज में क्या है, और जब कोई भी बीमारी, जब हमें उसके बारे में पता चल जाता है, तब हम उसके बारे में जो है उसको रोकथाम के लिए, या फिर किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए जो भी उपाय ढूंढते हैं, उन सबको हम केस रिपोर्ट, वो केस सीरीज जो होती है उसको बताते हैं। कि जैसे कोरोना वायरस है, तो क्या है, हम उसके लिए कुछ सारे बचाव करते हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर करते हैं, या मास्क लगाते हैं, या सोशल डिस्टेंस रखते हैं, या फिर हम अपनी क्या है, खान पान का अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसी तरीके से जो भी कोई भी बीमारी होती है, तो वो क्या है, जब हम उसके से बचाव करते हैं, उपचार करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, वो किस सीरीज में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं अवलोकन अध्ययन के दूसरे प्रकार पे, वो क्या है, विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन जो होता है वो भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है परिस्थितिक अध्ययन। परिस्थितिक अध्ययन वह अध्ययन होता है जिसमें रोग, परिणाम, आवृत्ति और आबादी के भीतर या इसके बीच के समूह में जोखिम के स्तर के संबंधी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ जनसंख्या को हम व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक इकाई मानते हैं। इसे स्थान या फिर जन्म स्थान, निवास, फैक्ट्री कि वो कहाँ रहते हैं, उन सब के बारे में, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी जो है कंडीशन कैसी है, समय, स्थान और समय के आधार पर समूहबद्ध किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है, परिस्थितिक अध्ययन, कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी आबादी कैसी, वो रहते कहाँ पे, उनका रहने का जो स्थान है वो कैसा है। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, केस कंट्रोल। केस कंट्रोल का क्या मतलब होता है, इसके अंतर्गत बीमारी के एटियोलॉजी, हेतु विज्ञान जिसको कहते हैं, की जांच की जाती है। ये दुर्लभ, लंबी बीमारियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त
लागत प्रभावी सब्जेक्ट की कम संख्या की आवश्यकता प्रदर्शन करने में आसान सब्जेक्ट के लिए न्यूनतम जोखिम सहित एक ही समय में कई जोखिम कारकों का अध्ययन किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत अध्ययन की इकाई व्यक्तिगत स्तर पर होती है। रोग के बिना ही विषयों के साथ नव निदान मामलों की तुलना की जाती है। दोनों मामलों को नियंत्रण में संभावित जोखिम कारकों के कारकों का मूल्यांकन केस सीट और रोगियों या रोगी रिश्तेदारों के नियंत्रण की जांच या जैव रासायनिक परीक्षण करके किया जाता है, जिसको पूर्वव्यापी कहा जाता है। ये अध्ययन हम कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे अस्पतालों में, रोगी रजिस्टरों में, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन में या केस सीरीज कोहॉर्ट अध्ययन में विभिन्न केसों को भी चुना जाता है। नियंत्रण के लिए रोगियों को कार्यालय, कारखाने या संस्थान, एक ही अस्पताल से किसी अन्य बीमारी से पीड़ित रोगियों को एक ही भौगोलिक क्षेत्र, जीवन साथी, दोस्तों से लिया जाता है, जिसमें चयन पूर्वाग्रह को कम करने के लिए आयु, लिंग और जातीयता, सामाजिक वर्ग या फिर हम कह सकते हैं आय, शिक्षा और व्यवसाय के लिए के जरिए मामले और नियंत्रण का मिलान किया जा सकता है, जिसके आधार पर जोखिम प्रेरक एजेंट, जोखिम कारक और बीमारी परिणाम के बीच संबंध का मूल्यांकन ऑर्डर्स अनुपात द्वारा किया जाता है। केस नियंत्रण की मुख्य कमी उपयुक्त नियंत्रण की खोज करने में होती है। चुने गए विषय मुख्य आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। व्यापकता या फिर हम कह सकते हैं घटना का जोखिम जिम्मेदार का अनुमान लगाया जाता है कि जो जिम्मेदार है वो जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बीमारी हो रही है उसका वो क्या है, तो मतलब उसके बारे में जो हम जानकारी लगाते हैं वो क्या, उसी को कहते हैं हम क्या, जोखिम का अनुमान लगाया जाता है या नहीं लगाया जा सकता है, जो क्या है अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जोखिम का, क्योंकि कोई भी घटना है तो कहीं पे भी होती है जब, तो हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते ना, कि हम गैस नहीं कर सकते ना कि कोई भी घटना कहाँ पे हो सकती है। तो वो कोई भी घटना कहीं पे भी हो सकती है, वो प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव कृत्रिम भी हो सकती है, उसकी कोई भी उसको हम सोच नहीं सकते हैं। तो चिकित्सीय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, कि जैसे हम ना तो किसी जोखिम का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कब हो सकता है और कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम क्या है ना तो पहले से सोच सकते हैं और ना ही उसके उपचार के बारे में समझ सकते हैं। तीसरा क्या है, सकल अनुभागीय अध्ययन, जिसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी कहते हैं, के अध्ययन में अनावृत्ति और परिणाम दोनों एक ही समय में जांच की जाती है। जोखिम कारकों और परिणामों के बीच अस्थायी संबंध को नहीं समझाया जा सकता। अध्ययन की इकाई व्यक्ति होता है। ये अध्ययन एक साथ कई जोखिम कारकों का अध्ययन करने और पुरानी बीमारियों और निश्चित जोखिम जैसे कि उम्र, लिंग, जातीयता और जीनोटाइप की जांच के लिए उपयोगी है। यह सस्ती है और इसे थोड़े समय के भीतर पूरा किया जा सकता है। यदि एक सकल अनुभागीय अध्ययन को एक ही जनसंख्या पर दोहराया जाता है तो यह कोहॉर्ट अध्ययन के रूप में कार्य कर सकता है, और यदि एक स्वतंत्र नमूने पर दोहराया जाता है तो यह बीमारी के लिए रुझानों की जांच करने के लिए उपयोगी है। अब हम देखते हैं चौथा, कोहॉर्ट अध्ययन। कोहॉर्ट अध्ययन का मतलब होता है कि आबादी का एक समूह, जिसमें उसका जन्म तिथि, विवाह संबंधी तिथि या सहवास, दशक, व्यवसाय में जिसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक या आदि आ सकते हैं, कि जनसंख्या, उदाहरण चाहे हम दिल्ली ले लें या फिर यूपी ले लें या एमपी ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, कि आदि के आधार पर जो वहाँ की जनसंख्या होती है, चाहे वो किसी भी आबादी से समूह से संबंधित हो, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं
उसको आधार मानकर उसके आधार का जो हम समूह बनाकर उस पर अध्ययन करते हैं वही कोहार्ट अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। और कोहार्ट में विषयों में सामान्य विशेषताएं, अनुभव, शर्तें होती हैं। जैसे देखो इसके अंतर्गत एक समूह को अध्ययन के लिए चुना जाता है और एक ही समूह के भीतर उजागर और गैर उजागर कोहार्ट की पहचान की जाती है और एक विषय अवधि तक उसका अनुगमन किया जाता है। यदि विवरण दुर्लभ है, मतलब जो विवरण है वो दुर्लभ है, तो इस कोहार्ट की तुलना विवरण को छोड़कर सभी विशेषताओं से मेल खाते हैं बाहरी कोहार्ट से की जाती है। उसी कोहार्ट को विवरण और परिणाम के स्तर के आधार पर उप समूहों में विभाजित किया जा सकता है। अध्ययन की शुरुआत में रुझान के परिणाम के लिए नैदानिक मानदंड तय किए जाते हैं। बेसलाइन डाटा को क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, जनगणना और जन्म रजिस्ट्रियों से एकत्र किया जाता है। अध्ययन की शुरुआत में रुझान के परिणाम के लिए नैदानिक मानदंड तय किए जाते हैं। बेसलाइन डाटा को क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, जनगणना और जन्म रजिस्ट्रियों से एकत्र किया जाता है। एक्सपोजर पर डाटा साक्षात्कार आयोजित करके, मोबाइल, ईमेल के माध्यम से विषयों से संपर्क करके, केस शीट का परीक्षण कर, नैदानिक परीक्षण और पर्यावरण सर्वेक्षण जैसे हवा या पानी की गुणवत्ता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, जो हमारे विज्ञान के प्रकार हैं। तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवलोकन संबंधी अध्ययन और दूसरा होता है प्रायोगिक अध्ययन। तो हमने जो अवलोकन अध्ययन है उसके प्रकार को जाना। तो अवलोकन अध्ययन है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्णनात्मक अध्ययन, दूसरा होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन। फिर हमने देखा जो वर्णनात्मक अध्ययन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है केस रिपोर्ट और दूसरा होता है केस सीरीज। फिर हमने देखा विश्लेषणात्मक अध्ययन, वो क्या है, वो 4 प्रकार का होता है। तो हमने क्या देखा उसमें, वो एक होता है परिस्थितिक अध्ययन, दूसरा होता है केस कंट्रोल, तीसरा होता है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी और कोहार्ट अध्ययन। ये 4 हो गए। अब हम देखेंगे सिद्धांत को खोजने, हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन करने और हस्तक्षेप की लागत और लाभ विश्लेषण की जांच करने के लिए प्रायोगिक प्रकार के अध्ययन डिजाइनों को नियोजित किया जाता है। प्रायोगिक अध्ययनों में का उपयोग करके प्रकल्पना, जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, का निरीक्षण किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अब हमने थोड़ा सा जाना कि जो प्रायोगिक अध्ययन क्या है। अब प्रायोगिक अध्ययन के प्रकार देखते हैं हम। तो वो पहले हम देखेंगे यादृच्छिक अध्ययन। यादृच्छिक नैदानिक अध्ययन, उसके पहली हेडिंग है जो यादृच्छिक अध्ययन है वो क्या है,
स्मीयर परीक्षण का उपयोग किया है। पैप स्मीयर परीक्षण का उपयोग करने वाले संगठनों को गर्भाशय कैंसर की मृत्यु में कमी आई थी। कर्नाटक के कोलार बिटिंगो में आयोजित ट्रैकोलिमिस मरहम का प्रभाव इसका एक उदाहरण है। प्राकृतिक परीक्षण क्या है? उसके में अवलोकन द्वारा प्रयोग की नकल किए जाने वाले स्थिति में उन्हें विवरण और परिणाम के बीच संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 1981 में एथेंस ग्रीस भूकंप जैसे तीव्र तनाव की स्थिति में बाहरी कारणों से मृत्यु दर की उच्च दर तथा गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप के बाद की चोटों की महामारी इसके उदाहरण है। तीसरा क्या है? नियंत्रण मुक्त हस्तक्षेप अध्ययन। तो नियंत्रण मुक्त हस्तक्षेप क्या होता है? वो होता है एक मानव समूह को नियंत्रण मुक्त हस्तक्षेप अध्ययन में हस्तक्षेप सौंपा जाता है, जिसकी तुलना एक गैर पारंपरिक अतीत समूह के साथ की जाती है। इस गैर अंतर पारंपरिक अतीत को ऐतिहासिक नियंत्रण कहा जाता है। एक पारंपरिक समूह की तुलना एक प्राकृतिक आबादी से की जाती है, जिसमें बीमारी की समान आवृत्ति और विशेषताएं नियंत्रण रोकथाम के परिणाम होते हैं। हैदराबाद में किया गया अध्ययन, जिसमें ऐतिहासिक नियंत्रण की तुलना में नवजात शिशुओं में विस्तारित स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज ग्राम नेगेटिव संक्रमण की घटनाओं पर साइक्लोस्पोरिन प्रतिबंध के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया था। इसका एक उदाहरण है। अब हम आते हैं चौथे पे, पूर्व और बाद के हस्तक्षेप अध्ययन। पूर्व और बाद के जो हस्तक्षेप अध्ययन होते हैं वो एक नैदानिक चर को इस अध्ययन के लिए रुचि के अनुसार चुना जाता है और एक ही समूह में हस्तक्षेप से पहले और बाद में मापा जाता है। उदाहरण के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के नियंत्रण से पहले और बाद में रक्तचाप की स्थिति, इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं होता है। इसमें देखा गया परिवर्तन हस्तक्षेप के कारण माना जाता है। रक्तचाप में कमी, नमक के कम सेवन, शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने या ध्यान का आभास करने के कारण भी हो सकती है। एक ही प्रकार के अध्ययन प्रारूप का प्रयोग करते हुए अध्ययन में हस्तक्षेप से पहले और बाद की स्थिति की तुलना की जा सकती है। केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम गांव में उच्च रक्तचाप की व्यापकता में कमी पर जागरूकता का प्रभाव इसका एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं गैर यादृच्छिक अध्ययन का लास्ट पॉइंट जो है पारगमन हस्तक्षेप अध्ययन। सामान्य विषयों को इस डिजाइन में एक हस्तक्षेप प्राप्त होता है। वॉश आउट अवधि को आधारभूत स्तर तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है और फिर एक दूसरे हस्तक्षेप के अधीन करना होता है। ये डिजाइन अंतर वैयक्तिक भिन्नता को कम करता है और इसमें कम संख्या में विषयों की आवश्यकता होती है। पारगमन हस्तक्षेप अध्ययन पुरानी बीमारियों के रोगियों के लिए उपयुक्त है, जहां हस्तक्षेप केवल पीड़ा को कम करते हैं, लेकिन इससे रोगी ठीक नहीं होते हैं। मोटापे के मामले इसमें कार्डियो मेटाबॉलिज्म पर अखरोट का सुरक्षात्मक प्रभाव इसका एक उदाहरण है। तो मैंने आज आपको जो बीमारी के प्रकार होते हैं, बीमारी के प्रकारों के बारे में जानकारी दी है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और उसमें अगर कहीं पे भी कोई भी भूल हो गई हो, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी और जो मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से आपको क्या है बीएनएस के बारे में और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश है कि जिस तरीके से आप समझ सको। फिर भी मैं लास्ट में एक बार जो
जो महामारी विज्ञान के प्रकार होते हैं उनको समझाने की एक बार कोशिश करती हूँ। तो देखो फिर से हम बताते हैं आपको, महामारी विज्ञान क्या है, वो दो प्रकार की होती है। एक होता है अवलोकन अध्ययन और दूसरा होता है प्रायोगिक अध्ययन। तो जो अवलोकन अध्ययन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्णनात्मक अध्ययन और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब वर्णनात्मक अध्ययन भी दो प्रकार का होता है, वो क्या है, केस रिपोर्ट और क्या है, केस सीरीज। अब जो विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है वो चार प्रकार का होता है, पारिस्थितिक अध्ययन, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, केस नियंत्रण अध्ययन और कोहार्ट अध्ययन। ठीक है, ये तो रहे हमारे अवलोकन अध्ययन के प्रकार। अब हम प्रायोगिक अध्ययन क्या है, वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है यादृच्छिक अध्ययन और दूसरा होता है गैर यादृच्छिक अध्ययन। यादृच्छिक अध्ययन क्या है, वो भी यादृच्छिक अध्ययन वो तीन प्रकार का होता है। यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण, दूसरा क्षेत्र परीक्षण, तीसरा सामुदायिक परीक्षण। अब गैर यादृच्छिक अध्ययन है वो पांच प्रकार का होता है। अनियंत्रित परीक्षण, दूसरा अप्राकृतिक अध्ययन, तीसरा नियंत्रण के बिना हस्तक्षेप अध्ययन, चौथा पूर्व पश्चात हस्तक्षेप अध्ययन, पांचवा पारंपरिक अध्ययनों से पार। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे बीमारी के प्रकार हैं, महामारी विज्ञान के ये क्या है, प्रकार है। ठीक है, जिसको जो लास्ट का पॉइंट है हम उसको पारगमन हस्तक्षेप अध्ययन भी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।